गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री टीचर चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज हम आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, मानव विकास। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रंथकालीन विशाखता के बारे में, तो मैंने इसमें प्री एक्लेम्सिया के बारे में बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे एक्लेम्सिया के बारे में कि एक्लेम्सिया क्या है। तो यह विकार गर्भावस्था में ही दिखाई देता है और 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियों तथा उन जो प्री एक्लेम्सिया के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हमारी जो आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं बोर्ड पे, वो है एक्लेम्सिया। तो इस प्रकार में भी प्री एक्लेम्सिया के लक्षण तीव्र हो जाते हैं। जो स्त्रियां गर्भावस्था के पूर्व ही हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, यकृत रोग, उच्च रक्तचाप, कुपोषण तथा मधुमेह आदि से पीड़ित रहती हैं, उन्हें गर्भावस्था में एक्लेम्सिया होने की अधिक संभावना रहती है। मतलब एक्लेम्सिया उन लोगों को होता है जो महिलाएं गर्भावस्था से पहले ही, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही यदि उनको हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, इन सब बीमारियां उनको पहले से हैं, गर्भावस्था से पहले से ही, तब उनको ये बीमारी होने की ज़्यादा आशंका रहती है, प्री एक्लेम्सिया जिसे कहते हैं। कुछ चिकित्सक विकृत अपरा के कारण एक्लेम्सिया होना मानते हैं। यह गंभीर विकार है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। जो एक्लेम्सिया है इसकी 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है कि इसमें आंखों के सामने धुंधलापन तथा बिजली सी कड़कना, जिससे जिन गर्भवती महिलाओं को एक्लेम्सिया की शिकायत होती है, उनकी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है तथा उनकी आंखों के सामने बिजली सी चमकने लगती है। दूसरा है इनका श्वास मार्ग तथा श्वसन यंत्र के अवरुद्ध होने के कारण इनकी आवाज़ भी धीमी हो जाती है। तीसरा इनका जो है अवस्था वो है बेहोशी, शरीर नीला पड़ना और पेशियों में ऐंठन होने लगती है। और आखिरी चौथा इनका होता है कि तीव्र पीड़ादायक पेशीय संकुचन, जिससे स्त्री की जीभ तक कट जाती है और उल्टी होती है, और रक्तचाप इतना अधिक बढ़ जाता है उनका ब्लड प्रेशर कि मस्तिष्क में रक्त स्राव की भी संभावना हो जाती है। इस रोग में स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है। जो एक्लेम्सिया रोग है ये प्री एक्लेम्सिया से ज़्यादा ही भयंकर और हानिकारक होता है। इस एक्लेम्सिया होने पर गर्भवती महिला की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग की संभावना होने पर तुरंत ही डॉक्टर से अपना परामर्श करवाएं। इसका उपचार ये है कि पीड़ादायक रक्त नलिकाओं के संकुचन कम करना, मस्तिष्क, गुर्दे तथा गर्भाशय तक रक्त के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के प्रयास करना, आंतरिक तथा बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति मस्तिष्क की संवेदनशीलता कम करना और रक्तचाप सामान्य बनाए रखने के प्रयत्न करना। इसके साथ शरीर में इकट्ठे पानी एवं लवण के निष्कासन में सहायता देना और सूजन कम करना तथा तुरंत प्रसव के लिए व्यवस्था करवाना। तो ये हो गए हमारे एक्लेम्सिया के बारे में। अब आइए जानते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो गर्भकालीन विषाक्तता होती है वो 2 तरीके की होती है, तीव्र विषाक्तता और दीर्घावधि विषाक्तता। तो जो हमारी हेडिंग चल रही थी प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, ये थी हमारी तीव्र विषाक्तता के अंतर्गत की। आइए हम जानते हैं, जैसा कि आप हेडिंग लिखी हुई हमारी गर्भकालीन दीर्घावधि विषाक्तता क्या होती है। तो इसके अंतर्गत 2 प्रमुख विकार, दो सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो गर्भावस्था में रक्तचाप सामान्य की अपेक्षा उच्च रहता है, मतलब सामान्य की जगह बढ़ जाता है, लेकिन गुर्दे, हृदय तथा मस्तिष्क की जो धमनियां होती हैं की बनावट में कोई अंतर नहीं आता। जो स्त्रियां गर्भावस्था के पहले उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहती हैं, उन्हीं में यह विषाक्तता देखी जाती है। यदि पूर्ण सावधानी न रखी जाए तो इससे प्री एक्लेम्सिया की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सामान्य इस रोग से ग्रसित होने पर रक्तचाप 150 से 100 रहता है और उच्च रक्तचाप ने शरीर
कपकपी आती है, पसीना आता है, मुंह सफ़ेद पड़ जाता है तथा सिर में भी दर्द होने लगता है। इसका जो उपचार है वो प्री-एक्लेम्सिया की तरह ही होता है। गर्भवती स्त्री को बीमारी पियोलोनेफ्रोसिस भी कहलाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है तीव्र, दूसरा है दीर्घावधि। जो तीव्र है तो तीव्र में गुर्दे की बीमारी, दूसरा जो है उसमें जैसे हेडिंग हुई हमारी गुर्दे की बीमारी, तो गुर्दे की बीमारी का प्रारंभ बाल अवस्था से ही होता है। अब जैसे उच्च रक्तचाप का मैंने आपको बता दिया कि दीर्घावधि विषाक्तता में गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है और कपकपी सी होने लगती है, पसीना आना और मुंह का सफ़ेद पड़ जाना। अब जैसे सेकेंड हेडिंग आप हमारी देख रहे हैं गुर्दे की बीमारी, तो गुर्दे की बीमारी में गर्भावस्था में होने वाली गुर्दे की बीमारी पियोलोनेफ्राइटिस भी कहलाती हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है दीर्घ, दूसरा होता है दीर्घावधि। जो गुर्दे की बीमारी है तो ये दो प्रकार की होती है, पहली तो होती है तीव्र, दूसरी होती है दीर्घावधि। तो तीव्र क्या है, तीव्र गुर्दे की बीमारी का शुरुआत जो होती है वो बाल अवस्था से ही होती है तथा गर्भावस्था में रोग बढ़ जाता है। यह रोग एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा मूत्र द्वार, मूत्राशय तथा मूत्र नलिका में संक्रमण के फलस्वरूप होता है। इसमें गंधयुक्त औषधियों का हम जो सेवन बहुत आवश्यक होता है। यह रोग अधिक देर तक मूत्र रोकने अथवा कैथेटर के द्वारा भी संक्रमित हो सकता है। यह गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद होता है। इसकी पहचान कैसे की जाए, इसकी पहचान ये है कि मूत्र के परीक्षण तथा कल्चर से यह रोग पहचाना जा सकता है। पेट में दर्द रहना, गुर्दे के आसपास सूजन होना, उल्टी होना तथा रक्तलापता के द्वारा इसे सरलता से पहचाना जा सकता है। यदि आपको पेट में दर्द है, गुर्दे के आसपास सूजन है परीक्षण के बाद और उल्टी हो रही है, ब्लड आ रहा है मूत्राशय से, तो इस रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है। मूत्र में पीप के कोष, बढ़ा हुआ तापमान, पीठ में दर्द आदि इसके लक्षण होते हैं। इसका उपचार क्या है गुर्दे की बीमारी का, कि रोगी को बिस्तर पर पूरा आराम देना चाहिए, साथ ही इसको तरल पदार्थों का अधिक सेवन नहीं करवाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको दूध ही देना चाहिए। यदि बार बार उल्टी हो तो तरल पदार्थ शिराओं द्वारा देना चाहिए, मतलब बॉटल नली द्वारा जो भी तरल पदार्थ दे रहे हैं तो उसको बॉटल द्वारा शिराओं द्वारा ही देना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श कराकर एंटीबायोटिक दवाई भी दे देनी चाहिए। और बिस्तर की जो चादर है वो सूती, मोटी तथा फलालैन की होने से अधिक अच्छा होता है, आरामदायक होती है, इससे पसीना अधिक आता है और त्वचा के द्वारा यूरिया का निष्कासन भी हो जाता है। तो ये हो गया हमारे गुर्दे की बीमारी। अब जो हमारी थर्ड हेडिंग है वो है गर्भपात तथा विफल प्रयास। गर्भपात क्या है और विफल प्रयास क्या होता है। तो गर्भधारण के बाद 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द गर्भपात है। इस अवधि तक भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता नहीं रहती और गर्भपात अचानक अपने आप हो सकता है अथवा गर्भपात जानबूझकर भी किया जा सकता है। जो अचानक अपने आप होने वाले गर्भपात को विफल प्रयास कहते हैं। और गर्भपात शब्द कुछ अर्थों में आपराधिक शब्द भी होता है। यह कृत्रिम रूप से किया गया गर्भपात है। शुरुआती सप्ताह में यदि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, आप प्रेग्नेंट हुए और शुरुआती 1-2 सप्ताह बाद भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तो गर्भपात या विफल प्रयास इसको कह सकते हैं। ये गर्भपात या विफल प्रयास कहलाता है। यदि गर्भपात अथवा विफल प्रयास के कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है गर्भाशय का स्थान च्युत होना। दूसरा होता है गर्भाशय में यदि ट्यूमर है तो भी गर्भपात हो सकता है। संवेगात्मक आघात, कोई रोग जैसे तेज बुखार, यदि तेज बुखार है तो भी गर्भपात की संभावना हो जाती है। ब्लड की कमी शरीर में, हृदय का कोई रोग, श्वास संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, कोई गुप्त रोग और भ्रूण का विकृत होना। इसके साथ साथ गर्भाशय पर कोई चोट लग जाना या फिर नाड़ियों के तीव्र उद्दीपन से, अगर ये या विटामिन ई की कमी से, इन सब की कमी है, इन सब रोगों से आप ग्रसित हैं तो गर्भपात होने की संभावना हो जाती है। तो ये हो गया हमारे गर्भपात का विफल प्रयास। अब जो
रहे हैं कि गर्भपात के प्रकार एवं लक्षण। तो इसमें बताया जाएगा कि गर्भपात कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो गर्भपात जो होता है वो 9 प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हेडिंग वाइज लिखी हुई है 9 हेडिंग। तो पहली हेडिंग जो हमारी लिखी हुई है वो है संभाव्य गर्भपात जिसे कहते हैं। यदि इसमें क्या होता है कि यदि गर्भावस्था के पहले 24 से 28 सप्ताह में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगे तो गर्भपात होना संभव हो ही जाता है। फिर भी सावधानी बरतने से गर्भपात इसको रोका जा सकता है। यदि गर्भपात रक्तस्राव के साथ बहुत दर्द भी होता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। यदि इस समय ग्रीवा का विस्फारण नहीं हुआ तो स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यदि आपके शुरुआती प्रेगनेंसी टाइम में 24 से 28वें सप्ताह के बीच में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगा, ब्लड आने लगा, तो गर्भपात की संभावना 99% बन जाती है। दूसरा जैसा हमारा लिखा हुआ है अनिवार्य गर्भपात, तो इसमें योनि मार्ग से होता है, इससे मार्ग से रक्तस्राव के कारण ही नियमित दर्द गर्भाशय संकुचन होने लगता है। इसमें ग्रीवा विस्फारित हो जाता है तथा उलबार निकल जाता है। रक्तस्राव की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है तथा रक्त चमकीले लाल रंग का होता है और थक्कों के साथ ये बाहर निकलता है। ये होता है अनिवार्य गर्भपात। थर्ड हेडिंग जो है हमारी अपूर्ण गर्भपात किसे कहते हैं, तो अपूर्ण ये अपरा प्लेसेंटा का कुछ भाग यदि गर्भाशय में ही रह जाता है, यदि गर्भपात हो चुका है और इसका कुछ भाग थोड़ा सा हिस्सा ब्लड के कुछ थक्के आपके गर्भाशय में रह जाते हैं तो अपूर्ण गर्भपात कहलाता है, यानी आपका गर्भपात पूरी तरीके से नहीं हो पाया। जैसे अनिवार्य गर्भपात हुआ, आपका मिसकैरेज हो गया, उसके कुछ टुकड़े ब्लड के थक्के आपके गर्भ में रह गए तो ये कहलाता है अपूर्ण गर्भपात। जो थर्ड हेडिंग हमारी है वो पूर्ण गर्भपात क्या है, तो इसमें गर्भाशय के पूरे जितने भी पदार्थ होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद दर्द कम हो जाता और रक्तस्राव जो योनि मार्ग से होता है वो कुछ दिनों बाद खुद ही बंद हो जाता है, तो ये कहलाता है पूर्ण गर्भपात। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फिफ्थ अप्राप्त या लुप्त गर्भपात जिसे कहते हैं, तो इस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण की मृत्यु होने के बाद भी कभी कभी अनेक सप्ताह अथवा अनेक महीने गर्भाशय में ही वो पड़ा रहता है। गर्भाशय को आकार स्थिर रहता है, जो गर्भाशय का आकार होता है वो स्थिर रहता है और ग्रीवा कसकर बंधा रहता है भूरे, और इसमें धीरे धीरे भूरे रंग का स्राव होता रहता है। इस अवस्था में अस्पताल में भर्ती करना बहुत आवश्यक होता है और चिकित्सक से गर्भाशय की सफाई करवाना चाहिए। जो आप लुप्त गर्भपात होता है इसमें ये होता है कि बच्चे की मृत्यु माँ के गर्भ के अंदर ही हो जाती है और पता नहीं लगता, ना ही उसने रक्तस्राव होता है योनि मार्ग से, तो इसको कहते हैं अप्राप्त या लुप्त गर्भपात कहा जाता है। छठी जो है हमारी प्रेरित गर्भपात क्या है, तो इसे आपराधिक गर्भपात भी कहा जाता है, लेकिन आजकल इसमें प्रकार गर्भपात करवाना आपराधिक नहीं माना जाता है। इसमें गर्भ की यथाशीघ्र सफाई करने की कोशिश की जाती है। तो अब जो 7वीं हेडिंग हमारी वो है सेप्टिक गर्भपात, तो सेप्टिक अबॉर्शन जिसे कहते हैं, तो अचानक हुई गर्भपात अथवा विफल प्रयास से सेप्टिक की संभावना रहती है। यह जो स्थिति है ये अपूर्ण तथा प्रेरित गर्भपात में भी आ सकती है। इस अवस्था में बुखार आना, कपकपी होना तथा नाड़ी की गति 120 प्रति मिनट हो जाती है और जो योनि मार्ग होता है, योनि मार्ग से बदबूदार स्राव आता है जिसका रंग गुलाबी होता है। यह थक्केदार भी योनि मार्ग से निकलता है, थक्के सहित, और गर्भवती को एंटीबायोटिक दवाएं देकर संक्रमण को दूर किया जा सकता है। ये हो गया हमारा सेप्टिक गर्भपात। नेक्स्ट जो 8वीं हेडिंग है वो हमारी आदतन गर्भपात जिसे कहते हैं, तो जब एक के बाद एक अनेक बार गर्भपात होता है, लगातार गर्भपात
गर्भपात हो रहा है एक के बाद एक, तो उसे आदतन गर्भपात कहते हैं। इसका मुख्य कारण होता है प्रोजेस्टेरोन की कमी होना। जब आपके गर्भ में बच्चा भूण ठहर नहीं पाता है और लगातार गर्भपात होता जाता है, तो इस गर्भपात को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होता है। ये गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली जो आंतरिक संवृद्धि कभी कभी ढीली हो जाती है हमारी, जिससे हमारे गर्भ में भ्रूण रुकता नहीं है और बार बार वो फिसलकर योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है, तो इसको कहते हैं आदतन गर्भपात। लास्ट जो हमारी है नौवीं चिकित्सीय गर्भपात जिसे कहते हैं। तो यदि गर्भ के कारण अथवा किसी अन्य कारण से गर्भवती की जान को खतरा हो तथा गर्भपात कराने से अगर वो गर्भपात हो रहा है तो गर्भपात कराने से माँ तथा शिशु दोनों की जान को अगर शिशु के जन्म लेने से माँ और शिशु दोनों की जान को खतरा हो, तो ऐसे गर्भपात तो हम डॉक्टर की सलाह लेकर डॉक्टर के परामर्श द्वारा डॉक्टरों द्वारा अपना गर्भपात करा सकते हैं। इस स्थिति को कहते हैं चिकित्सीय गर्भपात। इसके साथ जो हमारा एक चैप्टर चल रहा था यही कंप्लीट होता है। ये मैंने बता दिया एपीएमसिया गर्भपात के प्रकार 9 तरीके के होते हैं और यदि इस 9 तरीके के लक्षण दिखाई दे तो हमें चिकित्सक की सलाह द्वारा गर्भपात करवा लेना चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगी न्यू टॉपिक जो रहेगा हमारा गर्भवती महिला की देखभाल।